अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है जी, क्योंकि आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली सिस्टम पे। और जॉइंट फैमिली सिस्टम पे बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल रही होंगी। और तो आपको कोई कौन सी नई बात है, तो नई बात ये है कि मैंने आपको अपने 10 साल का एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है, मैंने जॉइंट में 10 ईयर्स जब गुजारे तो क्या अच्छे एक्सपीरियंस थे और क्या अच्छे एक्सपीरियंस नहीं थे। ठीक है, तो मैंने एक्सपीरियंस एक्चुअली जो इस वीडियो में मैंने अपने एक्सपीरियंस नहीं बताने, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि जब आपकी शादी जॉइंट में होने लगती है या आपकी बेटी की शादी जॉइंट में होने लगती है तो एज अ मदर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो देखो, स्पेशली अगर आप रहते ही शुरू में जॉइंट में होते हो ना, तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि आपको कैसे रहना है। लेकिन जब आपको परेशानी तब आती है जब आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हो और आप कुछ ब्याह कर जाना होता है जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि वहाँ पे डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। तो डेफिनेटली जब एज ग्रुप भी डिफरेंट है तो माइंडसेट तो डिफरेंट होगा ही होगा। बड़ों का कुछ और तरह होता है, एल्डर्स का कुछ और तरह होता है। आपकी जो सिस्टर इन लॉज या आपके ब्रदर इन लॉज होंगे तो उनका माइंडसेट और तरह का है। तो इन सबको लेकर आप ही को चलना होता है, वो आपके मुताबिक नहीं चलते हैं। ठीक है, तो फिर उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जो न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट में गई होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको तो अपने घर का पता होता है। तो फिर एज अ मदर आपको अपनी बच्चियों को कैसे गाइड करना चाहिए, या मैं अपनी बच्ची को कल कैसे गाइड करूँगी अगर उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में होने वाली होगी तो मैं उसे कैसे गाइड करूँगी। तो जैसे मैं उसको गाइड करूँगी, जो पॉइंट्स मैं उसको समझाऊंगी, कोई बहुत लंबी बात नहीं, कोई टोटल 5 से 6 पॉइंट्स है, वही बातें मैंने आज आपसे भी करनी है। लेकिन यहाँ बैठ के बात नहीं होगी क्योंकि मुझे बनाना है अभी खाना और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाना है फिर, और उसके बाद मुझे मार्केट्स भी जाने होते हैं। आपको पता है जितने काम हम मदर्स को करने होते हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि जब बच्चे स्कूल होते हैं ना तब कर लो, क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो बस फिर रूटीन ऐसे स्टार्ट होती है कि किसी की ट्यूशन चल रही है, तो कभी कुरान पाक वाली आंटी आ रही हैं, तो कभी आपको बच्चों को पढ़ाना है, और कभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। तो बस फिर तो एक सीरीज रात 9 बजे तक चल रही होती है। तो अभी मुझे बनाना है खाना, तो खाना बनाते बनाते ना मैं आपको वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करती हूँ जी। तो आप ऐसा है कि जी पहला पॉइंट ये है कि आपने पहले दिन से ही एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपके काम डिवाइड होने चाहिए घर के ना। वैसे तो आपके आने से पहले जो घर के बड़े होते हैं, आपकी मदर इन लॉ होती हैं, जो भी घर के बड़े हैं जो पहले से मौजूद हैं ख़वातीन घर में, वो ऑलरेडी काम करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आपको सबसे पहले जाके ये चीज़ देखनी कि क्या आपका काम डिवाइडेड है। क्योंकि जितनी भी ख़वातीन घर में हैं, चाहे वो किसी भी एज की हैं वो आपकी मदर इन लॉ हैं, वो आपकी सिस्टर इन लॉ हैं, या वो आपकी देवरानी जेठानी जो भी हैं घर में मौजूद जितनी भी ख़वातीन हैं, तो उनकी एज और कैपेसिटी के हिसाब से काम डिवाइड होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपकी सास ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको सब्ज़ी काट के दे सकती हैं, आपको लहसुन और अदरक छील के दे सकती हैं। तो इस किस्म की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वो कर सकती हैं। अगर लेट्स सपोज आपकी सिस्टर इन लॉ है और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग है, तो ऐसा ज़रूर होता है कि या फिर अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो फ्री हैं, तो जिस वक्त भी वो फ्री हों तो कोई एक एक्टिविटी उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। कोई बड़ा काम ही तो कोई छोटा काम ही सही, ठीक है, या वो आपकी हेल्प आउट करा दें कुछ ऐसा। तो इस तरह की ना घर की तमाम ख़वातीन को अपनी एज और कैपेसिटी के हिसाब से आपके साथ काम और बर्डन डिवाइड करना होगा। और अगर नहीं है तो ये आपको करना होगा, आपने ही सारा बर्डन खुद से नहीं ले लेना, वरना जब आप इसको उतारना चाहोगे, जब आप बहुत थक जाओगे और आप इसको उतारना चाहोगे तो कोई भी आपको ये बटन उतारने नहीं देगा। नंबर 2 पॉइंट वो ये कि देवरानी और जेठानी में अक्सर एक बात फैमिलीज़ में होती रहती है, और वो ये होता है कि दोनों में ना मुकाबलाबाजी एक बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, तो हर घर में ही ऑलमोस्ट ये देखा जाता है कि किसी न किसी मामले में ना मुकाबलाबाजी चलती है। बच्चों का मामला आता है, उनकी एजुकेशन का मामला आता है, हस्बैंड्स के मामला आ जाते हैं, ठीक है, या फिर उनकी अर्निंग के मामला आ जाते हैं। तो हर चीज़ में मुकाबलाबाजी होती है। आपने एक बात अपने जहन में रख के जानी कि आप किसी के साथ मुकाबला करने नहीं चाह रहे और आपने इस दौड़ में शामिल नहीं होना। आप जो हो वैसे ही आपने रहना है और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और अपना हस्बैंड होने चाहिए। दैट्स इट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो 98% फीमेल्स नहीं करती हैं फॉलो, और आप ये ड्रामास में भी देखते होगे और हमारी मदर्स भी हमें ये सिखा के नहीं भेजती हैं कि आपने अपनी कान और आंखें खुली रखनी हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान आपने बंद रखनी है। और होता क्या है वाइस वर्सा, कि अपनी ज़ुबान खुली रखती हैं बहुएं और अपने कान और अपनी आंखें बंद होती हैं। तो कान और आंखें क्यों खुले होने चाहिए? वो इसलिए खुले होने चाहिए ताकि कोई भी कॉन्स्पिरेंसी या कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपके खिलाफ घर में हो रही है या स्टार्ट हो रही है या होने वाली है तो आपको उसके आप अवेयर हो उसके बारे में। और ज़ुबान इसलिए बंद रखनी है कि ज़ुबान बंद करने में बड़े फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अगर हर बात में हर चीज़ में ज़ुबान चलाने लग जाओगे और बिल्कुल स्टार्टिंग में चलाने लग जाओगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी
रहेगी आपका, तो फिर रहना बड़ा मुश्किल कर देंगे लोग जो पहले से मौजूद होते हैं। तो इसलिए आपने एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपनी ज़ुबान बंद रखनी है, लेकिन अपनी आँखें और अपने कान आपने खुले रखने हैं, ठीक है। फिर 4th पॉइंट ये है कि जब भी आपको अपनी सास हैं या आपकी नंद हैं या आपकी देवरानी जेठानी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक बड़ी पावर में होते हैं, ठीक है, एक पावर है उस घर की ये, और ये आपसे पहले घर में मौजूद है, इनके एक स्पेशल स्टेटस है। तो अगर आपको इनके बारे में कोई भी बात घर में किसी के सामने करनी है, कुछ डिस्क्लोज़ करना है, उनके बारे में कुछ बताना है, तो एक बात याद रखना, जब तक आपके पास पूरा सबूत ना हो, आपके पास कोई प्रूफ ना हो, आपने इनके खिलाफ कोई भी बात किसी से भी नहीं करनी है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपने, जैसे आप अक्सर ड्रामों में देखते हो या वैसे भी अक्सर घरों में हम देखते हैं कि आप इनके बारे में कोई बात कर रहे होते हो और आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता और आपसे पूछा जाता है कि जी आपके पास कोई सबूत है जो आप बात कर रहे हैं, तो वो अक्सर आपके पास नहीं होता। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी इंसल्ट कराएगी और कुछ भी नहीं। तो जब तक आपके पास प्रॉपर एक सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, कोई सॉलिड सबूत नहीं होगा, तब तक आपने इनके बारे में, इन रिश्तों के बारे में किसी किस्म की कोई भी बात, कोई भी नेगेटिविटी अपने घर में स्टार्ट नहीं करनी है। और ओपनली डिस्कस तब करना है जब आपके पास कोई सबूत होगा। अच्छा, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है 5th नंबर पे, वो ये है कि कोशिश ये करें, होना ये चाहिए कि आपका जो किचन है ना वो सेपरेट हो, क्योंकि घर में फसाद की वजह ही ये किचन होता है। क्योंकि हर एक काम करने का ना तरीका अलग अलग होता है। आपकी मदर इन लॉ है, उनका अलग तरीका होगा, घर में और ख़वातीन है उनका अलग, हर खातून का अपने किचन को देखने का, संभालने का तरीका अलग अलग होता है। इवन 2 बहनों में भी इसी बात पे लड़ाई होती है कि किचन मैंने कैसे रखना है और तुमने कैसे रखना है, तो वो तो फिर आप डेफिनेटली आउटसाइडर्स हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है आपने कि अगर तो पॉसिबिलिटी हो किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं होता कि आपने किचन प्रॉपर बनेगा ही तो आप करोगे। देखो, जहाँ आप कमरे में हीटर लगाते हैं वहाँ चूल्हा भी लग सकता है, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं अगर आप थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे सीरियसली। तो घर की रजामंदी, घर वालों की रजामंदी के साथ अच्छे तरीके से आपको अपना किचन कोशिश करके अगर पॉसिबल हो तो सेपरेट करना है, क्योंकि हर फसाद की वजह ये किचन ही है। आप अपना अलग खाओगे, दाल रोटी खाओगे और सुकून में रहोगे, बजाय इसके कि अगर आप सबके साथ मिलकर चिकन भी खाओगे ना तो वो भी आपको जहर की तरह लगेगा। तो ये नॉर्मली होता है, ठीक है। अच्छा, जो सब आखिरी पॉइंट है ना वो कुछ अजीब सा आपको लग सकता है, लेकिन ये है हकीकत। देखो, आपको कभी भी ना ये सोच के नहीं जाना, ठीक है वो आपका घर है, आप जहाँ जा रहे हो तो अपना घर समझो, बहुत ऑनेस्टली के साथ आपने अपने तमाम रिश्तों को निभाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिश्तों को ईमानदारी से निभाने के लिए आपको अपनी सास को माँ ही कहना है, आपको अपने फादर इन लॉ को बाप ही कहना और उन सबको बहन भाई कहना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रिश्ते ईमानदारी से निभाना ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों को ये नाम देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो, नाम नहीं कैसे दे सकते हो आप, किसी और को माँ कैसे कह सकते हो, या वो आपको बेटी कहते हैं लेकिन आपको भी अंदर से अच्छी तरह पता है, इस बात को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि समझना और कहने में बहुत फ़र्क होता है। अपनी औलाद अपनी है भाई, चाहे वो उनकी है तो चाहे वो आपकी है। तो तकलीफ़ आपको तब होती जब आपने बहुत ज़्यादा अपना समझा होता और आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या उन्होंने आप समझा होता और उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वाइस वर्सा होती हैं चीज़ें। लेकिन दोनों को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए बहू है बेटी नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, मेरे नहीं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी, आपने उनका ख्याल नहीं करना, आपने इस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। घर में आपने बड़ों को जो इज़्ज़त होनी चाहिए वो आपको देनी है, और आपको सबको साथ लेकर चलना है जब तक वो आपको साथ लेके चलना ना चाहें, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बोनस पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं। ये तो देखो, घर में ना, हर घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूरी चलता है। जॉइंट में हो तो भी कुछ ना कुछ तो ज़रूरी चलता रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जॉइंट में रहते हो और किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ ना हो रही, कोई ड्रामाबाजी रोज़ ना चल रही हो, तो कोई बात नहीं, चलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कुछ 2-3 ऐसी निशानियां हैं कि अगर आप वो होती हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते। ये आपका अब आखिरी टाइम है इस घर में, अब आपको कुछ सीरियसली सोचना चाहिए। तो वो 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताने लगी हूँ, जो आपने नोट डाउन करने हैं। नंबर 1, जब सब आपके मुखालिफ हो जाएं, कोई आपकी बात ही समझने वाला नहीं, कोई एक नहीं है जो आपकी बात को समझे, जो आपके पॉइंट को समझे, सब आपके खिलाफ हैं, तब आपका उस घर में गुजारा नहीं हो सकता। नंबर 2, जब हसद और मुनाफकत शुरू हो जाती है, किसी भी रिश्ते में हो जाए तब भी नहीं आ जा सकता, तो जब साथ रहने वालों में हो जाती है, आपसे हसद कर रहे हैं, मुनाफकत है, आपके सामने कुछ है, आपकी बैग पे कुछ है, आपके बच्चों के साथ आपके सामने कुछ है और आपकी बैग पे कुछ है, तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, जब घर के सब बड़े गलत बयानी करने लग जाते हैं, आई एम सॉरी टू से, ऐसा
कहना नहीं चाहिए मगर ऐसा होता है। और होता ये है कि हम उनकी एज की वजह से उन्हें डिनाई भी नहीं कर सकते और ना ही कोई हमारी बात सुनेगा। डेफिनेटली उनकी एज ऐसी है कि आप उन्हें डिनाई करोगे भी ना तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। तो ऐसा हर बुज़ुर्ग के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ बुज़ुर्ग हैं ऐसे, बिल्कुल हैं, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और जो कुछ लोग ऐसे इसको फेस कर रहे हैं। तो जब ऐसा होने लग जाए, इन 3 में से कोई एक भी काम होने लग जाए, तो आपको समझ आना चाहिए कि अब यहाँ गुज़ारा नहीं है। तो आपको बहुत सीरियस होकर कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने घर और बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप वहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं टिक सकोगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आएगी। अपने पॉइंट्स नोट डाउन भी कर लिए होंगे और साथ साथ आप बिरयानी एंजॉय करो। ठीक है, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।